हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब फाइन, बिल्कुल ठीक होंगे। और जैसे कि हम इस चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे थे तो मतलब मैं देख रही हूँ कि आई थिंक हमें ना ये लास्ट वीडियो ही लगेगी इस चैप्टर में, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम जितने भी PYQ हैं वो करेंगे और उसके साथ साथ हम अपना जो नोट्स हैं, सॉरी गाइज आज जो नोट्स हैं वो थोड़े से लेट हो जाएंगे बिकॉज अभी तक मैंने नोट्स नहीं बनाए हैं। जैसे मैं बनाऊँगी वो मैं आपको अपलोड कर दूँगी टेलीग्राम के चैनल पर। और येस, टेलीग्राम का लिंक मैंने अभी तक डिस्क्रिप्शन में नहीं डाला है, जो कि मैं डाल दूँगी, ठीक है। तो मैं ये सोच रही थी कि यार रोज़ मैं बोल देती हूँ कि मैं टेलीग्राम पे आप नोट्स ले लेना, वहाँ से मिल जाएंगे, लेकिन टेलीग्राम का लिंक मैंने डाला ही नहीं। तो इट्स ओके, वो भी डाल देंगे। बस आप इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं आज, ठीक है। लेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, राइट। Population evolved to maximize their reproductive fitness, also called the Darwinian fitness, in the habitat in which they live। कि जो हमारी पॉपुलेशन है ना वो इवॉल्व टू मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस। वो क्यों इवॉल्व कैसे हो रही है? क्योंकि वो अपनी रिप्रोडक्टिव फिटनेस को क्या कर रही है, मैक्सिमाइज कर रही है, जिसको हम और क्या बोलते हैं, डार्वियन फिटनेस, जिसके अंदर हाई रहती है R वैल्यू। इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है, तो आप इस पर भी ज़रा गौर कीजिएगा, ठीक है। इन द हैबिटेट इन विच द लाइफ, जिस हैबिटेट में वो लाइव मतलब रह रही है, उसी हैबिटेट में वो क्या करती है, अपनी रिप्रोडक्टिव फिटनेस को क्या करती है, मैक्सिमाइज करती है। क्योंकि देखो यार, रिप्रोडक्टिव फिटनेस ज़्यादा होगी तो उसी केस में हमारी पॉपुलेशन क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, राइट। उसके बाद a particular set of selection pressures organism evolved toward the most efficient reproductive strategies। some organisms breed only once in their lifetime। कुछ organisms होते हैं जो कि अपनी लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार ब्रीड करते हैं, जैसे कि स्पेसिफिक सैल्मन फिश एंड बैम्बू ट्री। बैम्बू ट्री के ऊपर भी सिर्फ एक ही ईयर में एक बार फ्लावर्स आते हैं, राइट। और उसके बाद ये जो एग्जांपल्स हैं इन्हें आप अच्छी तरीके से याद कर लेना, क्योंकि यार ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ब्रीड करता है, दैट इज़ अ सैल्मन फिश एंड द बैम्बो। देखो इस पर कोई ट्रिक बन सकती है, सैल्मन फिश एंड द बैम्बो, नो। तो अभी आपको क्या करना है, इसे याद ही करना है। सो वाइल अदर ब्रीड मैनी टाइम्स, कुछ ऐसे होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम ब्रीड करते हैं, मोस्टली बर्ड्स एंड द मैमल्स। सम प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग। कुछ होते हैं जो बिल्कुल छोटे छोटे टाइप के ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं, जैसे आपने देखा ना स्पोर्स वगैरह होते हैं, तो प्लांट्स के नहीं, प्लांट्स के केस में तो नहीं, मतलब जो एल्गी वगैरह होती है तो उस केस में क्या है, स्पोर्स, तो वो क्या है, बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं। तो ऑयस्टर्स एंड द पेलाजिक फिशेज, एक पेलाजिक फिशेज है OP, यहाँ से आप कितना इजीली याद रख सकते हैं, इसे OP याद रख लो, ठीक है। OP से क्या हो जाएगा, ऑयस्टर्स एंड द पेलाजिक फिशेज, ठीक है। तो ये आपको मतलब याद तो हो गया, क्या है, स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग किस में होंगे, OP में होंगे, ऑयस्टर्स एंड द पेलाजिक फिशेज। वाइल अदर्स प्रोड्यूस अ स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज ऑफ स्प्रिंग। स्मॉल नंबर एंड लार्ज साइज, मतलब कुछ थोड़े होंगे लेकिन वो क्या होंगे, थोड़े लार्ज होंगे, लार्ज साइज के ऑफ स्प्रिंग्स होंगे, दैट इज़ द बर्ड्स एंड द मैमल्स। यहाँ पे देखो बर्ड्स एंड मैमल्स दो टाइप पे आ रहे हैं, एक तो वो जो ब्रीड करते हैं मैनी टाइम्स, और दूसरा जिनके ऑफस्प्रिंग थोड़े बड़े होते हैं, उसमें भी बर्ड्स एंड मैमल्स आएंगे। सो विच इज डिजायरेबल फॉर मैक्सिमाइज फिटनेस, इकोलॉजिस्ट स्टडीज दैट लाइफ हिस्ट्री ट्रेट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्वड इन रिलेशन टू द कंस्ट्रेंट्स imposed of the abiotic and biotic components of the habitat in which they live। Evolution of life history trait in different species is currently an important area of research being conducted by ecologists। दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, तो जो इम्पोर्टेंट नहीं है उस पर आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जस्ट उसी को पढ़ोगे। तभी तो यार आप देखो, मतलब क्या करते हो कि ऐसा करते हो कि यार एक एक लाइन पढ़ लो, एक एक लाइन को रट्टा लगा लो, नहीं, जो इम्पोर्टेंट है बस उस पर फोकस करो, जो क्वेश्चन में आ सकता है। सबके ऊपर मत लगे रहो कि यार देखो अब इस पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप मतलब एक बार रीड कर लो, उसे देख लो क्या क्या है, उसके बाद ज़रूरत नहीं है आपको कि उसके ऊपर आप फोकस लिए ऐसे लगे रहो। बट हाँ, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको रट्टा लगा लो, अपनी टिप्स पे कर लो जल्दी से, ठीक है। उसके बाद पॉपुलेशन इंट्रैक्शन के अंदर क्या हमने पढ़ना है, दिट ऑल आर दी इंट्रैक्शन हमने पढ़नी है कि पॉपुलेशन, देखो इस पूरे पैराग्राफ में लिखा क्या गया है, कहते हैं कि जो एक ऑर्गेनिज्म है उसको अगर सर्वाइव करना है तो वो अलोन सर्वाइव नहीं कर सकता, कैन नॉट सर्वाइव अलोन, ठीक है। उसको अपनी ब्रीड के लिए किसी ना किसी और ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है, या तो वो ब्रीड के लिए कह लो या फिर किसी भी टाइप की मिनिमल रिक्वायरमेंट के लिए
उसको किसी न किसी की ज़रूरत पड़ती है, वो अकेला जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता है, ठीक है। जैसे कि अब फ्लावर्स है, फ्लावर्स को भी ऑब्वियस है कि अपनी पॉलिनेशन के लिए क्या है, ज़रूरत पड़ती है किनकी, छोटे छोटे यार क्या है उसको बोलते, पॉलिनेशन। विदाउट एनिमल एजेंट तो वो अपनी पॉलिनेशन नहीं कर सकते ना, तो उनको भी क्या ज़रूरत पड़ती है, पॉलिनेशन के लिए एनिमल एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से नेचर में हर एक को किसी न किसी की ज़रूरत पड़ी रहती है, वो आइसोलेट मतलब नहीं रह सकते। इवन इन मिनिमल communities many interactive linkage exist although all may not be readily apparent। सो इन सब के अंदर आपको यही बताया गया है कि कितने डिफरेंट टाइप की इंट्रैक्शंस होती हैं पॉपुलेशन में। म्यूचुअलिज्म जिसके अंदर दोनों को ही क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, राइट। कंपटीशन में एक दोनों को क्या होगा, हार्म होगा। अगर आप compete करोगे किसी एक के साथ तो दोनों को क्या होगा, हार्म होगा। इसीलिए क्या करो कि यार देखो नीट के अंदर ना compete मत करो ऐसे वैसे सोचा जा सकता है कंपटीशन में तो क्या हो रहा है, हार्म हो रहा है, तो आप compete मत करो तो आपको हार्म नहीं होगा। म्यूचुअलिज्म करो भाई, दोनों को बेनिफिट हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रीडेशन में एक को बेनिफिट है और दूसरे को क्या है, हार्म है। पैरासिटिज्म के अंदर भी एक को बेनिफिट होगा, दूसरे को क्या होगा, हार्म होगा। कमेंसलिज्म के केस में क्या है, एक को तो बेनिफिट हो रहा है लेकिन दूसरे को ना तो कोई हार्म हो रहा है ना ही कोई बेनिफिट हो रहा है, दैट इज़ द कमेंसलिज्म। एंड द अमेंसलिज्म के अंदर एक को क्या होगा, हार्म होगा और दूसरे को क्या होगा, ना तो कोई बेनिफिट हो रहा है ना तो कोई हार्म हो रहा है, राइट। सो दैट ऑल 1 2 3 4 5 6 ये 6 हमने इंट्रैक्शंस पढ़नी है पॉपुलेशन के अंदर, कौन कौन सी होती है, म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म एंड द कमेंसलिज्म एंड द अमेंसलिज्म, राइट। देखो कमेंसलिज्म और अमेंसलिज्म में मैं तो बड़ा कंफ्यूज होती थी कि यार इसमें क्या हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है। कमेंसलिज्म देखो ये थोड़ा बड़ा है वर्ड, है ना। कमेंसलिज्म लिखने में भी देख लो तो कितना बड़ा है। कमेंसलिज्म मतलब कि हमें ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। अब पता नहीं ये क्या ट्रिक मैंने बस ऐसे ही सडनली बना ली है, बट फिर भी कमेंसलिज्म में क्या है, हमें बेनिफिट होगा। मतलब क्या हो रहा है, दूसरे को तो छोड़ ही दो, अब दोनों केस में दोनों क्या हो रहा है, ना तो हार्म हो रहा है ना तो उसे बेनिफिट होगा। लेकिन कमेंसलिज्म वर्ड बड़ा है तो ज़्यादा क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है और कम क्या हो रहा है, हार्म हो रहा है। तो अमेंसलिज्म में क्या होगा, हमें हार्म होगा और कमेंसलिज्म में क्या होगा, हमें क्या होगा, यहाँ पे बेनिफिट होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हम इसके केसेस में हम डिफरेंट टाइप के, ये सारे पैराग्राफ में इन्होंने यही बताया हुआ है। उसके बाद सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रीडेशन। यह देखो इसके अंदर हमने पढ़ना है प्रीडेशन। इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा। प्रीडेशन, कंपटीशन, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म एंड द अमेंसलिज्म, इन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। इनको आपने अच्छे से करना है इस चैप्टर में से। तो मतलब एक तो आपको ग्राफ इस चैप्टर में जो दिया गया था उसकी वैल्यूज़ और उसको अच्छे से करना है। दूसरा आपको ये इस टॉपिक में से जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ना उसको अच्छे से करना है, बस और कुछ नहीं करना इस चैप्टर में से। ये दो चीज़ें बहुत अच्छे से करके जानी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट इज द प्रीडेशन। सो what would happen to all the energy fixed by autotroph organism if the community has no animals to eat the plants। कहते क्या होगा अगर जितनी भी एनर्जी है वो सिर्फ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म तक ही रहे, अगर हमारे पास एनिमल्स ना हो प्लांट्स को मतलब प्लांट्स को खाने के लिए, तो वो जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म तक ही रहेगी। बट यू कैन थिंक ऑफ प्रीडेशन एज नेचर वे ऑफ ट्रांसफरिंग टू हायर ट्रॉफिक लेवल द एनर्जी फिक्स्ड बाय प्लांट्स। बट क्या होता है कि प्रीडेशन क्या होता है, एज नेचर वे ट्रांसफरिंग द हायर ट्रॉफिक लेवल द एनर्जी फिक्स्ड बाय प्लांट। जितनी भी एनर्जी प्लांट्स के अंदर होती हैं वो क्या होती है, हायर लेवल पर जाती हैं। जैसे कि प्लांट्स को कौन खाएगा, डियर वगैरह खाता है। उसके बाद क्या होता है, डियर को कौन खाएगा, टाइगर खाएगा। तो ये क्या है, एक लेवल बना होता है कि हमारी जो एनर्जी है किस टाइप से, मतलब नेचर ने ही एक ऐसा लेवल बनाया हुआ है कि किस टाइप से जो एनर्जी है वो क्या होगी, ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम लोअर लेवल टू द हायर लेवल्स, राइट। देन व्हेन वी थिंक ऑफ प्रीडेटर एंड प्रे, जैसे ही हम प्रीडेटर और प्रे के बारे में सोचते हैं सबसे पहले जो हमारे दिमाग में आता है दैट इज़ अ टाइगर एंड द डियर that really come to our mind, but a sparrow eating any seed is no less a predator. All thought animals eating plant are categorized separately as a herbivores. जो animals plants को मतलब plants को खाते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, herbivores. and जो animals जैसे कि हम mammals हैं, है ना, तो हम mammals क्या करते हैं, some are the non-veg, जो non-veg खाते हैं,
उनको हम क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स। वो एनिमल को खा रहा है, मतलब हम जैसे मैमल्स हैं तो हम एनिमल्स को खाते हैं, तो वही है कार्निवोर्स। एंड जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स को खाते हैं, वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, हर्बीवोर्स। दे आर इन अ ब्रॉड इकोलॉजिस्ट कॉन्टेक्स्ट, नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीडेटर। बिसाइड एक्टिंग एज द conduits we for energy transfer across trophic levels, predators play other important role। कहते हैं कि इसके अलावा जो है ना प्रीडेटर्स का और क्या रोल है, मतलब एनर्जी ट्रांसफ़र करने के अलावा और क्या रोल है प्रीडेटर्स का। दे की प्रे पॉपुलेशंस अंडर कंट्रोल, ये मतलब जो प्रे की पॉपुलेशन है वो अंडर कंट्रोल। देखो यार, ये सब कुछ ना नेचर ने बनाया हुआ है, मतलब कि अगर आप क्या देखो कि जैसे अगर ये जो चेंज चल रही है ना, एनर्जी की चेंज चल रही है, जैसे कि अगर प्लांट है तो प्लांट को क्या खाएगा, एक हायर लेवल का ऑर्गेनिज्म खा जाएगा, उसको भी एक हायर लेवल का ऑर्गेनिज्म खा जाएगा। इस चेन में से अगर एक भी क्या हो गया, परमानेंटली फिनिश हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, तो क्या हो जाएगा कि ये इनकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इनकी पॉपुलेशन बढ़ी तो इनकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा कम हो जाएगी, मतलब इनकी पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से ये सबसे ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो यही है कि कहते हैं कि दे कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, कि अगर ये इक्वल रहेंगे तो ये इनको खाएंगे, तो वो भी इक्वल रहेंगे तो वो उनको खाएंगे, ठीक है। तो इनको क्या होगा, कंट्रोल में रखेगा। बट फॉर predators, prey species could achieve very high population densities and cause ecosystem instability। अगर क्या होगा कि मतलब ऐसा वही जैसे कि मैंने बता दिया, तो वो क्या हो जाएगा, इकोसिस्टम में ही क्या हो जाएगी, इंस्टेबिलिटी हो जाएगी। When certain exotic species are introduced into a geographical area, they become invasive and start spreading fast because the invaded land does not have its natural predators। The prickly pear cactus, अगर यहाँ पे क्या है, एक एग्जाम्पल, prickly pear cactus introduced into Australia in the early 1920 caused havoc by spreading rapidly into millions of hectares of rangelands, right। ये एक एग्जाम्पल दी गई है उन्होंने कि जब 1920 में प्रिकली पियर कैक्टस को इंट्रोड्यूस किया गया था ऑस्ट्रेलिया में, तो क्या हो गया था कि 1920 caused havoc by spreading rapidly into millions of hectares of the rangeland। Finally, the invasive cactus was brought under control only after cactus feeding predator from its natural habitat was introduced into the country। उसके बाद इसको हमने कैसे मतलब अपने कंट्रोल में लिया कि जैसे ही हमने ये स्प्रेड हो गया बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इनको खाने वाले जो मतलब प्रीडेटर्स थे वो नहीं थे। उसके बाद हमने किया जैसे ही इन्वेसिव कैक्टस के ऊपर हमने क्या किया, उसका कंट्रोल कैसे किया, हमने कैक्टस फीडिंग प्रीडेटर्स को क्या किया, कैक्टस फीडिंग प्रीडेटर्स को, जो कि मॉथ को क्या किया, उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया। फ्रॉम इट्स नेचुरल हैबिटेट वॉज इंट्रोड्यूस इनटू द कंट्री, उस कंट्री में मतलब डाल दिया गया, तो वहाँ से क्या हो गया, वहाँ से वो कंट्रोल हो गया। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड अडेप्टेड इन एग्रीकल्चर पेस्ट कंट्रोल आर बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ द प्रीडेटर टू रेगुलेट प्रे पॉपुलेशन। इसी तरीके से हम बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स जो होते हैं अडेप्टेड इन एग्रीकल्चर, जो हम यूज़ करते हैं पेस्ट कंट्रोल करने के लिए, वो क्या है, इसी तरीके से करते हैं कि प्रे मतलब पॉपुलेशन क्या आ रहे हैं, वो प्रीडेटर टू रेगुलेट प्रे पॉपुलेशन, प्रे की पॉपुलेशन क्या आ रहे हैं, रेगुलेट रहे। प्रीडेटर ऑल्सो हेल्प इन द मेंटेन स्पीशीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी। जो प्रीडेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं मेंटेनिंग द स्पीशीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ द कंपटीशन अमंग कम्पिटिटिंग प्रे स्पीशीज। जो मतलब मान लो दो स्पीशीज़ हैं, उन दोनों का आपस में क्या है, कंपटीशन है, और अगर ऊपर से एक प्रीडेटर आ गया तो वो खा गया इनको, मतलब है ना, क्या हो जाएगा, इनकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एंड द कंपटीशन अमंग कम्पिटिटिव प्रे स्पीशीज़ में क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, मतलब कंपटीशन उनके अंदर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इन द रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज़ ऑफ द अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, द स्टारफिश पिएस्टर इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रीडेटर। दैट्स अ इम्पॉर्टेंट लाइन जो कि आपको याद कर लेनी है, ठीक है। ये मतलब कि यार आया हुआ है क्वेश्चन, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है।
सो कहते हैं कि ये याद रखना, अमेरिकन पूरी की पूरी मतलब लाइन ही याद रखनी है। अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट द स्टारफिश पेस्टर इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रीडेटर। वहाँ पे क्या है, ये स्टारफिश क्या है, इंपॉर्टेंट प्रीडेटर है। इन अ फील्ड एक्सपेरिमेंट व्हेन ऑल द स्टारफिश वर रिमूव्ड फ्रॉम द इनक्लोज्ड intertidal area, more than 10 species of invertebrate become extinct within a year। कहते हैं कि अगर हम क्या कर देते हैं कि फील्ड एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं कि अगर हम स्टारफिश को रिमूव कर दें वहाँ से, तो क्या हो जाएगा, जिस एरिया में वो है अगर वहाँ से हम रिमूव कर दें तो वहाँ पे 10 से ज़्यादा स्पीशीज़ इन्वर्टिब्रेट्स की 10 से ज़्यादा स्पीशीज़ क्या हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी विद इन अ ईयर। एक ईयर के अंदर अंदर वो 10 से ज़्यादा स्पीशीज़ क्या हो गई, इन्वर्टिब्रेट्स की क्या हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। याद रखिएगा ये इन्वर्टिब्रेट्स हैं ना कि वर्टिब्रेट्स। तो वहाँ पे वो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए वर्टिब्रेट और वगैरह मतलब कुछ इधर उधर की घुमा सकते हैं। इसको अच्छे से याद रखना कि इनवर्टिब्रेट्स हैं और दूसरा ये 10 स्पीशीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, ना कि ये 20 और एल्स। बिकॉज ऑफ इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उनके अंदर कौन सा कंपटीशन चल रहा है, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, मतलब दो डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में कंपटीशन। इंटर स्पेसिफिक मतलब 2 डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में जो कंपटीशन होगा वो। इफ़ अ प्रीडेटर इज़ टू एफिशिएंट एंड ओवर एक्सप्लॉइट्स इट्स प्रे, मतलब कि अगर प्रीडेटर्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं और अपने प्रेज को कुछ ज़्यादा ही खाने लग जाएं, देन द प्रे माइट बिकम एक्सटिंक्ट। तो जो प्रे होंगे मतलब जो अगर प्रीडेटर बढ़ गया तो प्रे क्या हो जाएंगे, वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। और द प्रीडेटर विल ऑल्सो बिकम एक्सटिंक्ट फॉर द लैक ऑफ द फूड। लेकिन इससे कोई बेनिफिट नहीं हुआ प्रीडेटर्स को। प्रीडेटर्स भी क्या कर जाएंगे, वो क्या कर जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, लैक ऑफ द फूड। दिस इज़ द रीज़न वाई प्रीडेटर इन द नेचर आर प्रूडेंट। प्रूडेंट मीन्स कि वो इसीलिए मतलब देखा जाए तो जो प्रीडेटर्स होते हैं ना वो बहुत समझदार होते हैं, वो ऐसा कुछ करते नहीं। क्योंकि देखो अगर वो ऐसा कुछ करेंगे तो उन्हीं का लॉस है, वो खुद भी क्या हो सकते हैं, एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। प्रूडेंट है, ये इंपॉर्टेंट है लाइन। सो कुछ स्पीशीज़ होती हैं कि जो खुद को क्या करती है, प्रे स्पीशीज़ हैव इवॉल्व वेरियस डिफेंसेस टू लीजन द इम्पैक्ट ऑफ प्रीडेशन। जो प्रे स्पीशीज़ होती हैं खुद को मतलब उनके पास बहुत सारे रीजंस, उनके पास मतलब वो खुद को कैसे बचा सकती हैं। नेचर ने उन्हें ऐसी ऐसी चीज़ें दी हुई हैं कि वो खुद को क्या कर सकती हैं, बचा सकती हैं। जैसे सम स्पीशीज़ ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग्स आर क्रिप्टिकली कलर्ड। क्रिप्टिकली क्या होती है, कलर्ड होती हैं। अगर वो कलर्ड होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैमोफ्लेज, टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड ईजिली बाय द प्रीडेटर। मतलब वो जिस भी चीज़ के ऊपर लग जाती तो वो उसी का कलर ले आती। जैसे कि यार मतलब मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका, क्या बोलते थे उसको, गिरगिट, राइट। गिरगिट देखा जाए तो वो भी क्या है, एक टाइप का ऐसे ही तो है, जिस जहाँ पे जाएगा वो उसी टाइप का कलर अपने ऊपर ले आता है, खुद को डिफेंस कर रहा है। सम आर द पॉइजनस एंड देयरफॉर अवॉइडेड बाय दी। कुछ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो क्या होती हैं, पॉइजनस होती हैं, ताकि अगर कोई उनका प्रीडेटर उनको खाए तो वो क्या हो सकता है, मर सकता है। जैसे कि मोनार्च बटरफ्लाई, ये इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मोनार्च बटरफ्लाई इज़ हाईली डिस्टेस्टफुल, वो बहुत ज़्यादा डिस्टेस्टफुल होती है टू इट्स प्रीडेटर। और उसके जो प्रीडेटर होते हैं वो कौन से होते हैं, बर्ड्स होते हैं। बटरफ्लाई को खाने वाला कौन है, बर्ड क्या इसका प्रीडेटर है। बिकॉज ऑफ अ स्पेशल, अब ये ऐसा होता क्यों, क्योंकि उनके ऊपर एक स्पेशल केमिकल प्रेजेंट होता है उनकी बॉडी के ऊपर, इसीलिए ये ऐसा होता है। इंटरेस्टिंगली द बटरफ्लाई एक्वायर्स दिस केमिकल ड्यूरिंग इट्स कैटरपिलर स्टेज बाय फीडिंग ऑन अ पॉइजनस वीड। इंटरेस्टिंग वाली बात ये है इसके अंदर कि इनके ऊपर ये केमिकल आता कैसे है। ये बटरफ्लाई क्या करती है, जब ये कैटरपिलर की स्टेज में होती है तब ये कुछ ऐसे पॉइजनस वीड्स को खाती हैं जिनकी वजह से उनके ऊपर ये क्या है, केमिकल, उस केमिकल को क्या करती है, ये एक्वायर कर लेती हैं। देन फॉर प्लांट्स हर्बीवोर्स आर द प्रीडेटर्स। प्लांट्स के अंदर देखा जाए तो कुछ हर्बीवोर्स क्या होते हैं, herbivores are the predators. Nearly 25% of all insects are known to by the phytophagus. Phytophagus means feeding on plant sap on and other parts of the plants. Phytophagus क्या है, feeding on plant sap and other parts of the plant. The important line. The problem is particularly severe for plants because unlike animals, they cannot run away from their predator
Plants therefore have evolved an astonishing variety of the morphological and chemical defense against herbivores. Thorns जैसे कि अकेशिया एंड द कैकेटस, इन दोनों के ऊपर क्या है, थॉर्न्स प्रेजेंट है, ताकि कोई भी एनिमल इनको खाए तो उसको ये खुद को डिफेंस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द थॉर्न्स। आर द मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल, और ये कैसा है, मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस है, मीन्स ऑफ द डिफेंस। मैनी प्लांट्स प्रोड्यूस एंड स्टोर केमिकल दैट मेक द हर्बीवोर सिक व्हेन दे आर ईटन। कुछ ऐसे प्लांट जिनके अंदर केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जब वो उसे कोई प्रीडेटर उनका उससे खाता है तो वो क्या हो सकते हैं, सिक हो सकते हैं उसे खाने के बाद। इनहिबिट फीडिंग और डाइजेशन, डिस्टर्ब इट्स रिप्रोडक्टिव और इवन किल इट, उसका जो इनहिबिट कर सकते हैं डाइजेशन को एंड डिस्टर्ब कर सकते हैं उसके रिप्रोडक्शन को और उसे किल कर सकते हैं। मस्ट हैव सीन द वीट कैलोट्रोपिस ग्रोइंग इन द अबंडेंट फील्ड्स, बहुत सारी फील्ड्स के अंदर हमने देखा है कि जो कैलोट्रोपिस होते हैं ना वो क्या कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। अब देखो ऐसे तो आते जाते कोई भी गाय भैंस वगैरह उसको खा सकती है, लेकिन वो उसे नहीं खाती क्योंकि इनके अंदर एक केमिकल प्रेजेंट होता है। द प्लांट प्रोड्यूसेस हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, इसके अंदर जो केमिकल होता है दैट नेम वाज द कार्डियक ग्लाइकोसाइड, इट्स इम्पॉर्टेंट, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, एंड दैट इज़ वाई you never see any cattle or goat browsing on this plant. A wide variety of chemical substance that we extract from plants on a commercial scale, जैसे कि निकोटीन, कैफीन, कोनिन एंड स्ट्रेकनीन एंड ओपियम एक्सेट्रा, जो भी हैं ये सब देख लो, एंड आर प्रोड्यूस्ड बाय देम एक्चुअली एज अ डिफेंस अगेंस्ट ग्रेजर्स एंड द ब्राउजर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज द कंपटीशन। कंपटीशन के अंदर क्या देखा था हमने, दोनों ही क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को हार्म कर रहे हैं, है ना, कोई किसी भी चीज़ को कुछ भी बेनिफिट नहीं हो रहा है। ठीक है, मुझे तो लगता है कि कंपटीशन पैरासिटिज्म बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी अगर मैंने ये सारा पढ़ा दिया आपको तो। लेट्स सी, व्हेन डार्विन स्पोक ऑफ द स्ट्रगल फॉर existence and survival of the fittest in nature, he was convinced that interspecific competition is a potent force in organic evolution। कहते जब डार्विन ने ये बताया था स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के बारे में और सर्वाइवल के बारे में, इस बात के बारे में बताया था, उस टाइम पे ही वॉज कन्वीनियंस दैट कि इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन भी क्या है, इज़ अ पोटेंट फोर्स, एक फोर्स जो है वो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में ज़रूर आएगी। जो कम देखो, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इज़ दो डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर कॉम्पिटिशन। ठीक है, इट इज़ जनरली बिलीव दैट कॉम्पिटिशन अकर व्हेन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ compete for the same resources that are limiting, but this is not entirely true. Firstly, totally unrelated species could also compete for the same resources. For instance, in some shallow South American lakes, visiting flamingos and resident fishes compete for their common food, the zooplankton in the lake. Secondly, resources need not be limiting for competition to occur in interference competition. The feeding efficiency of one species might be reduced due to the interfering and the inhibited presence of the other species, even if resources, food and space are abundant. Therefore, competition is best defined as a process in which the fitness of one species, measured in terms of its R, the intrinsic rate of increases, is significantly lower in the presence of another species। मतलब क्या हो कि यार एक स्पीशीज़ क्या है, वो ज़्यादा फिट है, वो ज़्यादा मतलब लाइक स्ट्रॉन्ग है, और दूसरी स्पीशीज़ क्या है, वो कम स्ट्रॉन्ग है। तो जो एक जो ज़्यादा फिट है, जिसकी आर वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, वो दूसरे पे हावी हो सकती है, और अगर दूसरे पे हावी होगी तो मतलब वो कंपटीशन में जीत सकती है। यही सब कुछ लिखा गया है इसमें। आर द इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीजेज इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ द अनदर स्पीशीज। It is relatively easy to demonstrate in the laboratory experiments as Gauss and other experimental ecologists did. When resources are limited, the competitively superior species will eventually eliminate the other species। कहते हैं कि अगर resources क्या है, वो limited है, कम है, तो क्या होता है कि जो superior species है, वही जो ज़्यादा strong या बड़ी species है, वो क्या कर जाएगी, जो छोटी वाली स्पीशी है उसको क्या कर सकती है, एलिमिनेट कर देगी। बट एविडेंस फॉर सच कम्पिटेटिव एक्सक्लूसिव अकरिंग इन नेचर इज़ नॉट ऑलवेज कंक्लूसिव। मतलब ऐसा जो नेचर में है ना, वो हर बार ऐसा नहीं हो सकता।
स्ट्रॉन्ग एंड परसेसिव circumstantial evidence does exist however in some cases, ऐसे जो मतलब एविडेंस हैं वो कुछ केसेस में ही एक्सटिंक्ट करते हैं, एक्सटिंक्ट नहीं, एग्जिस्ट, सॉरी एविडेंस क्या है, कुछ केसेस में ही एग्जिस्ट करते हैं. द अबिंगडॉन टॉर्टॉइस इन अ Galapagos island become extinct within a decade after goats were introduced on the island. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो पहले टॉर्टोइस थे ना, जितना भी प्लांट्स वगैरह वहाँ पे होते थे पहले वो खाते थे. जैसे ही हमने गोट्स को वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया तो प्लांट्स वगैरह क्या कर दिए, गोट्स खाने लग गए. तो जो हमारे टॉर्टोइस थे वो क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए. अपेरेंटली ड्यू टू द ग्रेटर ब्राउजिंग एफिशिएंसी ऑफ द गॉट. अब ऐसा क्यों हुआ कि वो एक्सटिंक्ट हो गए? क्योंकि दोनों ही एक ही चीज़ खाते थे, ऐसा रीज़न नहीं था. रीज़न ये था कि जो गॉड्स थी ना वो उनकी ज़्यादा एफिशिएंसी थी उस चीज़ को खाने की, मतलब वो ज़्यादा खाती थी उस चीज़ को एज़ कम्पेयर टू टॉर्टोइज. इसीलिए क्या हो गए, उनको इस चीज़ की डेफिशिएंसी हुई और उनके अंदर क्या हो गया, इस चीज़ का मतलब डेफिशिएंसी होने की वजह से वो क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए. तो मतलब यही हुआ ना कि जो सुपीरियर थी वो उस कॉम्पिटिशन में जीत गई. अनदर evidence for the occurrence of competition in nature comes from what is called the competitive release. दूसरा जो एविडेंस आता है वो क्या है, competitive release. What that mean of the competitive release? It was a very 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 important. A species whose distribution is restricted to a small geographical area because of the presence of the competitive superior species. मतलब कि एक species whose distribution is restricted to a small geographical area. एक स्पीशीज़ है जिसकी जो कि रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन एक स्मॉल एरिया, जियोग्राफिकल एरिया के अंदर ही रिस्ट्रिक्टेड है. क्यों? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ अ कम्पिटेटिवली सुपीरियर स्पीशीज़. क्योंकि उससे बाहर अगर वो जाएगी तो मतलब क्या है, उसके ऊपर भी एक सुपीरियर स्पीशीज़ है, उसके कम्पिटेटिवली वहाँ पे प्रेजेंट है. इसकी वजह से क्या है, जो पहले वाली स्पीशी है जो कि मतलब उससे कम हावी है वो तो क्या रह जाएगी. It found to expand its distributional range dramatically when the competing species experimentally removed. कहते हैं कि अगर इसकी जो सुपीरियर स्पीशीज़ है अगर हम उसको रिमूव कर दें, उसको जो compete करने वाली स्पीशी अगर हम उसको रिमूव कर दें तो क्या होगा, जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन रेंज है वो क्या कर जाएगी, एक्सपेंड कर जाएगी ड्रामेटिकली. when the competing species is experimentally removed. So Cornell's एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट. क्या कौन सा एक्सपेरिमेंट है, कॉर्नेल एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट्स शो दैट ऑन द रॉकी सी कोस्ट ऑफ द स्कॉटलैंड द लार्जर एंड द कम्पिटेटिव सुपीरियर बार्निकल, क्या है ये, बार्निकल बैलेनस डोमिनेट्स द इंटरटाइडल एरिया एंड एक्सक्लूड द स्मॉलर बार्निकल कैथेमेलस फ्रॉम दैट जोन. यार क्या है ये थे टफ नेम. इन जनरल herbivores and the plant appear to be more adversely affected by competition than carnivores. उसके बाद जो कि जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं नेट पैराग्राफ, मैं आपको साथ साथ में इम्पोर्टेंट बता रही हूँ तो देखते जाना कौन सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है. Gauss competitive exclusion principle state that two closely related species competing for the same resources cannot coexist indefinitely and the competitively inferior one will be eliminated eventually. वही यार देखो जो मतलब हमने पढ़ा है ना कि अगर सुपीरियर है, जो मतलब क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ अगर कंपटीशन हो रहा है, जो सुपीरियर है वो क्या हो जाएगी, इस कंपटीशन में जीत जाएगी और जो इन्फीरियर वाली है वो एलिमिनेट हो जाएगी. वही इसने एक गॉज आया उसने भी यही सब कुछ बता दिया. मतलब क्या, दिस में बी ट्रू इफ़ रिसोर्सेज आर लिमिटेड. और ऐसा एक ही केस में हो सकता है अगर हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है. देखो यार अगर रिसोर्सेज कम है तो उसी केस में ऐसा होगा, अगर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं तो जो सुपीरियर वाली है वो कहीं और से जाके भी तो खा सकती है और जो इन्फीरियर वाली है वो खा रही है. अगर रिसोर्सेज कम है तो मान लो इन्फीरियर वाली के पास कुछ ना कुछ रिसोर्सेज अभी भी हैं तो उस सुपीरियर वाली के पास वो नहीं है तो वो इसके पास आगे कुछ छीनेगी, कम्पीट करेगी इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में कंपटीशन में सुपीरियर वाली जीत जाएगी.
More recent study do not support such gross generalization about competition. While they do not rule out the occurrence of interspecific competition in nature, they point out that species facing competition might evolve mechanisms that promote coexistence rather than the exclusion. One such mechanism is resource partitioning. What is that resource partitioning? If two species compete for the same resource, they could avoid competition by choosing. मतलब क्या कहते हैं, वट इज़ रिसोर्स पार्टीशनिंग, कि अगर दो स्पीशीज़ क्या कर रही हैं, टू स्पीशीज़ कम्पीट फॉर द सेम रिसोर्स, दो स्पीशीज़ सेम रिसोर्स के लिए क्या कर रही हैं, कम्पीट कर रही हैं, दे कुड अवॉइड कंपटीशन बाय चूजिंग. तो ये क्या कर सकती हैं, कंपटीशन को कम कर सकती हैं. कैसे? अगर वो थोड़ा सा उसको चूज़ कर लें कि भाई देख तू ये इस बार ले ले, नेक्स्ट टाइम आएगा तो ये मैं ले लूँगी, तो उस केस में क्या हो गया, कोई भी रिमूव नहीं हुई, दोनों के अंदर ना तो कंपटीशन हुआ, उन दोनों ने एक ना वो कर ली, मतलब चूज़ कर ली कि ये तुम इस बार कर लो, नेक्स्ट बार मैं कर लूँगी. फॉर इंस्टेंट डिफरेंट टाइम फॉर फीडिंग, डिफरेंट टाइम और फीडिंग और डिफरेंट फॉरेन पार्टिकल्स, सॉरी foraging patterns. MacArthur showed that 5 closely related species of warblers living on the same tree were able to avoid competition and coexist due to the behaviorally difference in their foreign एक्टिविटीज़. इसी तरीके से मैकआर्थर ने ये बताया कि ट्री पे डिफरेंट मतलब स्पीशीज़ रहती थी ऐसे, तो क्योंकि उनके अंदर कोई कंपटीशन नहीं होता था, द रीज़न इज़ कि उनके बिहेवियरली डिफरेंस होने की वजह से. उसके बाद हमारा आता है पैरासिटिज़म. यार मैं तो सोच रही हूँ कि आपको ये चैप्टर आज फिनिश करवा ही दूँ, लेकिन ये तो बहुत बड़ा ही होता जा रहा है. चलो लेट्स सी, आई थिंक एक और वीडियो बनेगी. चलो पैरासिटिज़म करते हैं. कंसिडरिंग दैट द पैरासिटिक मूड ऑफ लाइफ, देखो पैरासिटिज्म के अंदर तो आप खुद ही देख लो ना, एक को बेनिफिट हो रहा है और दूसरे को क्या हो रहा है, हार्म हो रहा है, क्योंकि हमारी लाइफ में भी इतने सारे पैरासाइट्स आ चुके हैं ना, हमारे खुद के ऊपर ही फीड करते हैं. Considering that the parasitic mode of life ensures free lodging and meals, it is not surprising that parasitism has evolved in so many taxonomic groups from plants to higher vertebrates. Many parasites have evolved to be host specific. They can parasite only a single species of host in such a way that both host and the parasite tend to co-evolve. जब वो एक ही पर करें, ठीक है, that is if the host evolves special mechanism for rejecting or resisting the parasite has to evolve mechanism to contract and neutralize them in order to successful with the same host species. In accordance with their lifestyles, parasites evolve special adaptations such as the loss of ancestry sense organ, presence of adhesive organ or suckers to cling on the host, loss of digestion system and higher reproductive capacity. देखो ये तो आपने उसमें पढ़ा होगा एनिमल किंगडम में, जिसके पास सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड हायर रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी. द लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट्स आर ऑफन कम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग 1 or 2 इंटरमीडिएट होस्ट और वेक्टर्स. आपको पता है ये इंटरमीडिएट होस्ट वगैरह ये आपने उसमें पढ़ा हुआ है ना, मलेरिया के केस में भी ऐसा ही होता है. टू फैसिलिटेट parasitization of its primary host. The human liver fluke, a trematode parasite, depends on 2 intermediate hosts, a snail and a fish, to complete its life cycle. अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए इसको लीवर फ्लूक को क्या होता है, 2 होस्ट चाहिए होते हैं. द मलेरियल पैरासाइट्स, अभी मैंने आपको बताया मलेरियल पैरासाइट्स नीड्स अ सेम वेक्टर मॉस्क्यूटो टू स्प्रेड टू अदर होस्ट. इसको भी क्या चाहिए होता है, एक वेक्टर चाहिए होता है मॉस्क्यूटो दूसरे होस्ट के अंदर स्प्रेड होने के लिए. मेजॉरिटी ऑफ द पैरासाइट्स हार्म द होस्ट. मेजॉरिटी ऑफ द पैरासाइट्स क्या करते हैं, वो होस्ट को हार्म करते हैं, ठीक है. दे मे रिड्यूस सर्वाइवल, वो हार्म कैसे करेंगे, या तो उसका सर्वाइवल को रिड्यूस कर देंगे, उसकी ग्रोथ को, एंड रिप्रोडक्शन ऑफ होस्ट एंड रिड्यूस इट्स पॉपुलेशन डेंसिटी, या उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं. दे माइट रेंडर
दी होस्ट मोर वेलनरेबल टू प्रीडेशन बाय मेकिंग इट फिजिकली वीक, उसको फिजिकली वीक करके भी कर सकते हैं. डू यू बिलीव दैट एन आइडियल पैरासाइट शुड बी एबल टू थ्राइव विद इन द होस्ट विदाउट हार्मिंग इट? देन why did not natural selection lead to evolution of such totally harmless parasites? It's a question. तो इसके ऊपर तो आपको क्वेश्चन आ नहीं सकता है. और इसके अंदर जो है ना लिखा है यार कि parasites that feed on the external surface of the host organism is called the ectoparasite, जो कि मान लो एक ह्यूमन है और ह्यूमन के एक्सटर्नली प्रेजेंट है, उसको आप क्या बोलोगे? जैसे कि टिक्स ऑन अ डॉग्स, ये क्या है? उसके एक्सटर्नली प्रेजेंट है. लाइज ऑन ह्यूमंस, ये क्या है? उनके एक्सटर्नली प्रेजेंट होती हैं. तो इसको आप बोलोगे एक्टोपैरासाइट. एक्टो मीन्स एक्सटर्नली, ठीक है, एक्टोपैरासाइट. मैनी मेरीन फिशेज आर इन्फेस्टेड विद एक्टोपैरासाइट कोपोड्स, राइट? एंड द कस्क्यूटा, a parasitic plant that is commonly found growing on hedge plants, has lost its chlorophyll and leaves in the course of evolution. ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है इसमें से, इसको अच्छे से करना है आपको. मैंने आपको बता दिया एक्टोपैरासाइट्स क्या होते हैं. कुछ लाइज होते हैं ह्यूमंस के अंदर, टिक्स होते हैं डॉग्स के अंदर, कुछ मैरीन फिशेज होती हैं एक्टोपैरासाइट्स किसके ऊपर? कोपोड्स के ऊपर. एंड कस्क्यूटा एक पैरासाइटिक प्लांट होता है जो अपने हेज प्लांट्स के ऊपर ग्रो कर जाता है एंड क्या कर सकता है कि एवोल्यूशन के लिए अपना क्या कर सकता है? लॉस इट्स क्लोरोफिल एंड लीव्स इन द कोर्स ऑफ द एवोल्यूशन. इट ड्राइव इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट. ये अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है? न्यूट्रिशन लेता है जो होस्ट प्लांट है वहाँ से. विच इट पैरासाइट्स. द फीमेल मॉस्क्यूटो इज नॉट कंसिडर्ड अ पैरासाइट. देखो यहाँ पे याद रखना कि जो फीमेल मॉस्क्यूटो है ना उसको पैरासाइट नहीं माना जाता क्योंकि उसके अंदर तो वेक्टर बना है, ठीक है. ऑल्सो इट नीड आवर ब्लड फॉर रिप्रोडक्शन. चाहे उसको हमारा ब्लड चाहिए होता है रिप्रोडक्शन के लिए, लेकिन वो हम पैरासाइट नहीं मानते इस केस में क्योंकि वो जनरली उसके ऊपर नहीं रहता हमारे ऊपर. नेक्स्ट इज इन कॉन्ट्रास्ट एंडोपैरासाइट. जो तो ऊपर रहते हैं वो एक्सोपैरासाइट्स हो गए, जो अंदर हमारे आते हैं वो क्या हो गए? एंडोपैरासाइट. ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. एंडोपैरासाइट्स आर दोज दैट लाइव इनसाइड द होस्ट बॉडी एट डिफरेंट साइड, जैसे लीवर के अंदर, किडनी, लंग्स, रेड ब्लड सेल्स एक्सेट्रा. द लाइफ साइकिल ऑफ एंडोपैरासाइट्स आर मोर कम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ देयर एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन. इट्स important, very important. The life cycles of endoparasite are more complex because of their extreme specialization. Their morphological and the anatomical features are greatly simplified while emphasizing their reproductive potential. जैसे कि ब्रूड पैरासिटिज्म, ये हो गया एक्टोपैरासिटम, ये हो गया एंडो. एक होता है हमारे पास ब्रूड पैरासिटिज्म इन बर्ड्स. ये किस में होता है? मोस्टली बर्ड्स के अंदर. is a fascinating example of the parasitism in which the parasitic bird lay its egg. जो parasitic bird है वो अपने eggs क्या करता है? lay करता है in the nest of its host. उस अपने ही host के अंदर eggs को क्या करता है? lay करता है. and lets the host incubate them. और जो host होता है उन सबको पालता है, मतलब सब कुछ करता है. So during the course of the evolution, the eggs of the parasitic bird have evolved to resemble the host egg in size and the color to reduce the chance of the host bird detecting the foreign eggs and the ejecting them from the nest. Try to follow the movement of the cuckoo, that is coil, and the crow in your neighborhood park during the breeding season, spring to summer, and watch brood parasitism in the action. इस केस में क्या होता है कि जो हमारे पास होती है कुको और क्रो, इन दोनों के बीच में ब्रूड पैरासिटिज्म होता है. तो इस केस में क्या होता है? जो कुको होती है ना वो ऐसा क्या करती है? अपने एग्स को ले करती है क्रो के अंदर, क्रो की नेस्ट के अंदर, ठीक है. तो मतलब इस केस में जो कोको इस क्रो की एग के अंदर कोको क्रो के नेस्ट के अंदर क्या करती है? एग्स को ले करती है. और यहाँ पे इंक्यूबेशन किसके अंदर होता है? क्रो के एग्स के साथ इसके एग्स का क्या होता है? इंक्यूबेशन होता है. और जो इसके मतलब इनके एग्स के जैसा वो सेम होता है, इसीलिए इन्हें भी कुछ पता तो नहीं चलता. तो मतलब यहाँ पे पैरासिटिज्म कौन होता है? कोयल और कुको, और क्रो क्या है हमारे पास? होस्ट. इन योर नेबरहुड पार्क ड्यूरिंग दैट इज, ठीक है. ये तो बाकी हो गया. उसके बाद यार बच गया आपका कमेंसलिज्म एंड द म्यूचुअलिज्म. ये मैं वीडियो छोटी सी वीडियो होगी जो कि नेक्स्ट मैं अपलोड कर दूँगी क्योंकि मैं बहुत मतलब ठीक है ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा.
है ना, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये बस एक लास्ट वीडियो और है, फिर मैं ये उसमें अपलोड कर दूँगी। और नोट्स ना मैं आपको कल दे दूँगी, ठीक है। सो बाकी पढ़ते रहिए, अपना बेस्ट दीजिए, और बस यही। थैंक यू सो मच। कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। लास्ट छोटी सी बिल्कुल वीडियो होगी ये वाली, कमेंसलिज्म एंड म्यूचुअलिज्म पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, एंड पढ़ते रहिए, बस दैट्स इम्पॉर्टेंट। क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दिया है पढ़ के, और जो इम्पोर्टेंट है वो करिए। ज़्यादा फालतू का इधर उधर आपको ढूंढने की, ज़्यादा बुक्स पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ क्या होते हैं कि इतनी सारी बुक्स, ये भी ले लो वो भी ले लो, और पढ़ कुछ भी नहीं पाते। एक बुक पढ़ो ताकि उसे आप अच्छे से पढ़ पाओ, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर।